और या फिर उनको उनके योगदान को सही तरीके से समझा नहीं जा सका। तो मैं सिर्फ आपसे ये 3-4 मिथक की बात करूंगी, भ्रांतियों की बात करूंगी, जिससे कि आपको बहुत स्पष्ट रूप से बिरसा मुंडा का व्यक्तित्व समझ में आए और कम से कम हम अपनी युवा पीढ़ी को एक ऐसे चरित्र का परिचय दे सके जो राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायक व्यक्तित्व सिद्ध हो सकता है। बिकॉज सबसे पहली बात तो ये कि सिर्फ 25 साल का व्यक्ति 15 साल की उम्र से उसने राष्ट्र के लिए संघर्ष करना आरंभ किया। 25 साल की उम्र में अंग्रेज़ों का विरोध करते हुए जेल में उनकी मृत्यु हुई। अपने आप में ये युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श हो सकता है कि 15 वर्ष की उम्र में ये जागरूकता पैदा होना कि अंग्रेज़ी शासन किस तरीके से भारतीयों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है और उसके बाद अपने समाज का नेतृत्व करना। बिरसा मुंडा के बारे में यदि भ्रांतियों की बात करें तो उनके योगदान को सीमित करते हुए अंग्रेज़ों ने कहा कि वो एक किसान आंदोलन के नेता थे। उन्होंने किसानों को अंग्रेज़ी शासन के विरुद्ध भड़काने का काम किया और उन्हें अंग्रेज़ी शासन के प्रति असंतोष उत्पन्न किया। उनको बेसिकली पेजेंट डिसकंटेंट का लीडर मान करके उनके योगदान को सीमित कर दिया। कभी ये व्याख्या करने के प्रयास नहीं किया गया कि ये पेजेंट अनरेस्ट क्यों था, उन्होंने क्यों किसानों को संगठित किया, क्यों अंग्रेज़ी शासन के विरुद्ध उनको अस्त्र शस्त्र उठाने के लिए, उसका विरोध करने के लिए प्रेरित किया। बिरसा मुंडा के इस आंदोलन के पीछे एक बहुत गंभीर सोच थी और 2 मुख्य चुनौतियों को लक्ष्य करता था उनका ये किसान आंदोलन का नेतृत्व। पहला जो चुनौती थी वो पर्यावरण की चुनौती थी और दूसरी सांस्कृतिक चुनौती थी। जनजातीय समाज में कृषि करने के परंपरागत तरीके होते हैं, उनका अपना धार्मिक विश्वास होता है। तो ये जो जनजातीय समाज था जो कि मुख्य रूप से छोटा नागपुर का पठार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल के कुछ भागों में फैला हुआ था। तो यहाँ पर परंपरागत तरीकों से कृषि की जाती थी। अंग्रेज़ों को जितना राजस्व वो सोच रहे थे कि इन क्षेत्रों से मिल सकता है, उतना राजस्व उनको नहीं मिलता था। अपने आर्थिक लाभ के लिए उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में बाहर से किसानों को और भूस्वामियों को ला करके बसाना शुरू किया। जिसका नतीजा ये हुआ कि जनजातीय जो कृषि परंपराएं थी, उनके जो धार्मिक विश्वास थे, वो पर्यावरण के संरक्षण से बहुत करीब से जुड़े हुए थे। जब भी कोई जनजातीय नागरिक किसी ज़मीन को साफ करता था, पेड़ों को काटता था खेती करने के लिए, तो उनके बीच में एक परंपरा थी कि उसका कुछ हिस्सा वो जंगल के रूप में छोड़ देते थे और उसको कहा जाता था सैक्रेड ग्रोव, और उस सैक्रेड ग्रोव की वो पूजा करते थे और उसको काटना या उन पेड़ों को नुकसान पहुंचाना एक धार्मिक अपराध माना जाता था। तो नतीजा ये होता था कि पर्यावरण संरक्षण हो रहा था। दूसरा, जनजातियों का जीवन वन उत्पादों से बहुत करीब से जुड़ा हुआ था, तो वो इस तरीके के वन उत्पादक वृक्षों का संरक्षण भी करते थे। लेकिन जब बाहर से लाकर के किसान वहाँ बसाए जाने लगे तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। एक तो बेगारी, कि जो जनजातीय मजदूर थे उन्हें बेगारी करने के लिए मजबूर किया जाता था, बंधुआ मजदूर बनाया जाता था। दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी कि बाहर से आने वाले लोगों का वहाँ के पर्यावरण, वहाँ की भूमि से कोई लगाव नहीं था, वहाँ की परंपराओं को वो समझते नहीं थे। सो इनडिस्क्रिमिनेट इरोजन ऑफ दिस फॉरेस्ट हो रहा था, जिसका नतीजा हो रहा था कि न केवल आजीविका छिन रही थी आदिवासियों की, बल्कि उनका पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ रहा था। तो आज हम लोग बात करते हैं सतत विकास की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, और ये विचारधारा जनजातीय समाज में उस समय से थी, भले उसे धार्मिक विश्वास के रूप में स्थापित किया गया था। तो बिरसा मुंडा का जो विरोध था वो अंग्रेजी शासन से इस बात के लिए था कि वो जनजातीय क्षेत्रों के पर्यावरण को अव्यवस्थित कर रहे थे। उन्होंने ये जो बाहर से लोग आते थे उनको डीकू कहा जाता था मुंडा भाषा में, और डकैत हिंदी में, डकॉइट्स एंड ऑल। तो उन्होंने किसानों को प्रोत्साहित किया कि आप इनके लिए बेगारी नहीं करेंगे और उनकी संपत्तियों पर आक्रमण करेंगे, क्योंकि और वो उनके पास कोई हथियार नहीं था। ब्रिटिश सरकार गांधी जैसे लोगों की बात उसने बाद में नहीं सुनी, कांग्रेस की बात नहीं सुनती थी, तो बिरसा मुंडा जैसे जनजाति की बात क्यों सुनेंगे। सो पहला उनका मुद्दा था पर्यावरण संरक्षण, जिसको कि बाहर से आने वाले
लोग डिस्टर्ब कर रहे थे। दूसरा सांस्कृतिक मुद्दा था, जैसे कि अभी मैंने बात की डेमोग्राफिक चेंज की। तो बाहर से आए हुए लोग जिस तरीके से जनजातीय क्षेत्रों के संसाधनों पर कब्जा करते जा रहे थे, जनजातीय लोग आजीविका उनकी छिप रही थी। सो नतीजा क्या हो रहा था? पहला परिणाम उसका ये हो रहा था कि वो अपने क्षेत्रों को, मूल क्षेत्रों को छोड़ करके बाहर जा रहे थे। बंगाल की तरफ बहुत ज़्यादा पलायन हो रहा था जनजातीय लोगों का। दूसरी समस्या ये आ रही थी कि जनजातीय सभ्यता का क्षरण हो रहा था। उनकी जो संस्कृति थी, उनकी परंपराएं थी, बिकॉज हमेशा हम देखते हैं कि जब बाहर से कोई संस्कृति आती है तो आदान प्रदान होता है, माइसेजनेशन ऑफ कल्चर्स होता है। तो ऐसा वहाँ पर हो रहा था। इससे जनजातीय संस्कृति को बहुत हानि पहुँच रही थी। तो इस गंभीर सोच के साथ बिरसा मुंडा ने जनजातीय क्षेत्रों के किसानों को अंग्रेजी शासन का विरोध करने के लिए प्रेरित किया। हम उसे भड़काना शब्द नहीं कहेंगे, उन्हें प्रेरित किया और एक बड़ा जनजातीय किसान आंदोलन उन्होंने पूरे क्षेत्र में, पूरे पूर्वी और मध्य भारत में उन्होंने खड़ा किया। लेकिन ये बातें समझने का प्रयास कभी नहीं किया गया और कम से कम इतिहास की पुस्तकों में तो इस तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास कभी नहीं किया गया। तो पहली भ्रांति उनके बारे में ये कि उनको एक सीमित जनजातीय नेता और एक क्षेत्रीय नेता सिद्ध करके राष्ट्रीय आंदोलन से उनको उनके योगदान को कम करना था। क्योंकि हमेशा अंग्रेज़ों की ये नीति रहती थी कि यदि किसी इस तरीके के राष्ट्रीय नेता, क्योंकि जब पहली बार बिरसा मुंडा को 1895 में गिरफ्तार किया गया, तो जो लेफ्टिनेंट कर्नल था जिसने उन्हें गिरफ्तार करके भेजा था, उसने अपनी सीक्रेट रिपोर्ट में ब्रिटिश, उस समय वाइसराय शिमला में थे, अपनी समर कैपिटल में थे, तो उन्होंने सीक्रेट रिपोर्ट में लिखा कि हमने बिरसा को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन अभी भी हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं, क्योंकि सारे किसान एजिटेटेड हैं। और जनजातीय नेता बिरसा मुंडा की सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके ब्लाइंड फॉलोअर्स थे और इस तरीके से जो किसान आंदोलन था वो आर्थिक हितों के लिए आंदोलन नहीं किया गया था। उस आंदोलन को बहुत ही गंभीर मुद्दों को ध्यान में रखकर संस्कृति के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए आरंभ किया था बिरसा मुंडा ने। दूसरी जो उनके बारे में भ्रांति और अंग्रेज़ों ने उनके चरित्र का हनन जिस प्रकार से किया है वो ये है कि वो ईसाई धर्म का विरोध करते थे, ईसाई धर्म के दुश्मन थे। इस वजह से उन्होंने जनजातीय लोगों को भड़काया। अब क्यों किया ये? इतिहास के पन्नों में यदि हम जाएं तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा ईसाई मिशनरीज को भारत में धर्म प्रचार की खुली छूट दे दी गई थी। वो किसी भी भाग में जाकर के ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते थे। ईसाई धर्म का प्रचार करने से ज़्यादा वो धर्म परिवर्तन में विश्वास रखते थे। और चूंकि जनजातीय क्षेत्र की जो जनता होती थी कम पढ़ी लिखी, संसाधन कम थे उनके पास, तो वो एक तरीके से इजी प्रे था उनके लिए कि बहुत आसानी से उनको कन्वर्ट किया जा सकता था ईसाई धर्म के क्षेत्र में। भारी संख्या में धर्म परिवर्तन कराए जा रहे थे, उसके लिए प्रलोभन भी दिया जाता था, दबाव भी डाला जाता था। और खुद बिरसा मुंडा 5 वर्षों तक ईसाई बने रहे थे। जब वो बहुत कुशाग्र बुद्धि बालक थे, अपनी स्कूल की प्राथमिक पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके शिक्षक ने रिकमेंड किया कि चाईबासा के जर्मन मिशनरी स्कूल में उनका एडमिशन कराया जाए। सो उनका पूरा परिवार उन्हें लेकर के चाईबासा पहुंचा और जर्मन मिशनरी स्कूल में एडमिशन की शर्त होती थी कि बच्चे को ईसाई धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। और शायद परिवार के लिए भी, क्योंकि बिरसा मुंडा का पूरा परिवार ईसाई बन गया था। और हैरानी की बात है कि ईसाई धर्म का ज़िंदगी भर उन्होंने विरोध किया, लेकिन अपने जीवन के 5 साल तक वो जाने जाते थे बिरसा डेविड के नाम से। बाद में जब राष्ट्रीय आंदोलन का विचार पहुंचा जनजातीय क्षेत्रों में भी, तो उनके पिता में जागरण आया और उन्होंने अपने बच्चे को स्कूल से, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल से निकाल लिया और पूरा परिवार कन्वर्ट हो गया वापस अपने जनजातीय धर्म की ओर। अब यहाँ पर ये जो कहा गया कि वो ईसाई धर्म के विरोधी थे और उनका जो आंदोलन था उसका एकमात्र लक्ष्य था ईसाई धर्म को नुकसान पहुँचाना, क्योंकि हमेशा अंग्रेज़ों की ये चाल रही है कि वो राष्ट्रीयवाद के तत्वों को अनदेखा करना चाहते थे और ऐसे ही उन चीज़ों को प्रस्तुत करना चाहते थे। जब उन्होंने ईसाई धर्म को छोड़ा बिरसा मुंडा ने, तो वो भी उनकी एक बहुत सोची समझी रणनीति थी, उसके पीछे बहुत गंभीर सोच थी।
पहली चीज़ तो उन्होंने, क्योंकि जब ईसाई मिशनरीज धर्म प्रचार करने गाँव में जाते थे तो वो उनसे कहते थे कि आपकी सारी समस्याएं ईसाई धर्म प्रभु यीशु दूर कर देंगे। और इसके लिए वो कहते थे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी, आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगी। बिरसा मुंडा जब ईसाई धर्म छोड़ करके आए तो उन्होंने अपने नागरिकों को एक नारा दिया, साहिब साहिब एक टोपी। साहिब साहिब एक टोपी का मतलब है कि हर अंग्रेज़ एक जैसा है। आप अभी अंग्रेज़ प्रशासन से परेशान हैं कि वो आपका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, आपके ऊपर भारी कर लगाते हैं, आपके संसाधन छीनते हैं, तो उन्होंने कहा कि ईसाई मिशनरी भी उनसे भिन्न नहीं है। वो भी आपको आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो आपको भावनात्मक रूप से आपका शोषण कर रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने जागृति फैलाई अपने समाज के बीच में और कन्वर्जन को रोकने का प्रयास किया। दूसरा, जब हम इंग्लिश बुक्स पढ़ते हैं, अंग्रेज़ इतिहास लेखकों की किताबें पढ़ते हैं, तो वो उनको ईसाई भगोड़ा कहते हैं बिरसा मुंडा को। वो ईसाई धर्म छोड़ने के पीछे भी उन्होंने बहुत विचार विमर्श किया था और बहुत ज्ञान प्राप्त किया था। उनका संपर्क वैष्णव संप्रदाय के कुछ संतों के साथ हुआ, और क्योंकि ये जो जनजातीय समाज था इनका कोई ऑर्गेनाइज रिलीजन नहीं था, नीतू जी बेहतर जानती होंगी। सो क्या होता था कि प्रिमिटिव रिलीजन था, प्रिमिटिव बिलीव्स थी, तो ऐसे में उनको ईसाई बनाना बहुत आसान था। सो बिरसा मुंडा की रणनीति क्या थी कि उन्होंने हिंदू धर्म को समझा। रामायण महाभारत, एक अनंत पार्थे नाम के वैष्णव संत थे जिनके पास वो बहुत समय तक रहे, और ये सब समझने बुझने के बाद उन्होंने कहा, लेकिन वो अपने समाज को हिंदू धर्म सीधे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे, उनमें ये संवेदनशीलता थी। तो उन्होंने उन चीज़ों को लेकर के अपने जनजातीय धर्म में जनजातीय विश्वासों के साथ जोड़ा, और फिर अपने समाज, क्योंकि उस समय क्या था कि आप किसी समस्या को उठाते हैं तो उसका विकल्प भी आपको प्रस्तुत करना है, वरना वो अधूरा प्रयास होता है। तो इस वजह से उन्होंने ईसाई धर्म को छोड़ा और धर्म परिवर्तन को रोकने का प्रयास किया। उनकी सोच के पीछे एक अभी 1992 में एक स्कॉलर ने, और आजकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट इस पर काफ़ी विचार करते हैं, एक नया टर्म कॉइन किया गया जिसको कहते हैं कोलोनाइजेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। आपकी विचारधारा का, आपकी मानसिकता का औपनिवेशीकरण करना। तो अंग्रेज ईसाई धर्म के विचार के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में ये कर रहे थे, और इसे सबसे पहले पहचाना बिरसा मुंडा ने। उन्होंने कहा कि यदि ये ईसाई धर्म के माध्यम से हमारी सोच, हमारी महत्वाकांक्षाओं पर अधिकार कर लेते हैं, तो समाज का एक बड़ा भाग राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग हो जाएगा। बिल्कुल, आप जब तक किसी चीज़ से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, आप उससे कोई लगाव महसूस नहीं करते हैं, और उसके लिए संघर्ष करने की तो बात ही दूर हो जाती है। तो ऐसे में ये जो कोलोनाइजेशन ऑफ कॉन्शियसनेस का विचार है, भले ही नया विचार हो, लेकिन बिरसा मुंडा को हम कह सकते हैं कि वो भविष्य दृष्टा थे, और उन्होंने ये समझ लिया था कि यदि ऐसा हुआ तो हमें राजनीतिक आज़ादी तो मिल सकती है समय के साथ, परंतु जो मानसिक औपनिवेशीकरण है वो पीढ़ियों तक चलता रहेगा, और ज़रूरी नहीं है कि राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद वो समाप्त हो जाए। तो इस तरीके से उन्होंने अपने समाज को तैयार किया। अब आती है विकल्प की बात। अंग्रेज़ों ने अगेन बहुत खिल्ली उड़ाई है बिरसा मुंडा की, क्योंकि 20 साल के युवक ने एक दिन अचानक अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। उन्होंने, बिरसा मुंडा ने कहा कि आई एम गॉड, और उन्होंने बिरसाई नाम का एक नया धर्म चलाया। उसके पीछे उद्देश्य क्या था? विकल्प देना, कि जो आपको आकर्षण, प्रलोभन ईसाई धर्म दे रहा है वो आपका धर्म भी आपको देगा। और वो कहते थे कि ये करने से मैं हीलिंग कर सकता हूँ। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि वो एक रहस्यवादी व्यक्ति था और अपने आप को गॉड घोषित कर दिया उसने, पर वो अपने समाज को एक विकल्प दे रहे थे कि आपका खुद का धर्म, आपके अपने विश्वास, आपका अपना समाज भी आपको वही देगा जो ईसाई धर्म दे रहा है। उसकी और गहरी परतों में हम जाए तो अपने आप को गॉड घोषित करना या नया धर्म चलाना, उसके पीछे उनकी राजनीतिक रणनीति भी थी। क्योंकि उसी समय एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने लिखा, जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन, उसने लिखा कि ये सारे जो बिरसा सरदार हैं, इनफैक्ट ये ध्यान रखता है कि न केवल बिरसा जनजाति,
बल्कि बहुत सारे इधर की जनजातियाँ जिसमें सराय थी, खैरिया थी, ओरांव थे, ये सब बिरसा मुंडा को अपना नेता मानते थे। सो हॉफमैन ने ये कहा कि आश्चर्य की बात है कि इनके सरदार प्रेरित करते हैं कि तीर्थ यात्रा करो और भगवान के दर्शन करने जाओ, लेकिन जब ये लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो सब अस्त्र शस्त्र लेकर के जाते हैं और कई दिनों का राशन लेकर के साथ में जाते हैं। तो ये रणनीति थी संगठित करने की, अपने समाज को अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए, संगठित करने के लिए उन्होंने एक सिंबल, एक प्रतीक रखा भगवान का, जो कि उनके अपने समाज से आता था, और इसके माध्यम से अंग्रेजी शासन के खिलाफ उन्होंने पूरे जनजातीय समाज को संगठित करने का प्रयास किया। तो ये एक जो मिथ क्रिएट की गई थी, एक सिरफिरे के तौर पर अंग्रेज लेखकों ने उनको प्रस्तुत किया है, लेकिन वो शायद उसके पीछे उनकी जो चाल थी, बिरसा मुंडा की जो रणनीति थी, उसको शायद वो बेहतर तरीके से नहीं समझ पाए। बिरसा मुंडा के बारे में एक और जो बात इसी से उठ करके आती है कि उन्होंने अपने आप को गॉड कहा। अंग्रेजों ने उनके खिलाफ एक दुष्प्रचार अभियान चलाया। 1886 में जे रीड नाम के अंग्रेज अधिकारी ने समाचार पत्रों को एक रिपोर्ट दी कि बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी शासन को एक प्रतिवेदन दिया है, एक पिटीशन दिया है कि वो इस क्षेत्र में मुंडा राज्य वापस लाना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि मुंडा हमेशा से स्वतंत्र रहे हैं, वो अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं रहेंगे, वो अंग्रेजी सरकार को कर नहीं देंगे और वो अपना स्वायत्त शासी होंगे। ध्यान दीजिए कि स्वायत्त शासन का विचार शायद भारत की राजनीति में सबसे पहले प्रस्तुत करने वाले बिरसा मुंडा थे, क्योंकि अंग्रेज या मुस्लिम इन्वेशंस जो हुए उसके पहले तो सभी भारतीय स्वायत्त थे। तो ऐसे में उन्होंने कहा, ये जो प्रतिवेदन दिया गया था, अब इसको लेकर के, क्योंकि अंग्रेज़ों का भारतीय मैंने कहा जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटी होते थे जिनसे उनको खतरा उत्पन्न होता था, खतरा महसूस होता था, उनके विरुद्ध वो चरित्र हनन का अभियान चलाते थे। झांसी की रानी जो हमारे लिए आज नारी गौरव, नारी सम्मान का प्रतीक है, उनको यदि हम अंग्रेजी लेखकों की पुस्तकों में देखें, बहुत सारे नाटक, नॉवेल्स, उन सब की वो मुख्य चरित्र रही, लेकिन उनको किस तरीके से प्रस्तुत किया गया है? एक व्याभिचारी महिला जो अपने सौंदर्य जाल में फंसा करके अंग्रेज़ों को अपना राज्य वापस पाना चाहती थी। एक स्वार्थी महिला जिसने नारा दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। वो बहुत स्वार्थी थी, वो सिर्फ अपनी झांसी को पाने के लिए 1857 की क्रांति में शामिल हुई। तो मेरा हमेशा प्रश्न ये होता है कि भाई, आपका जिस स्थान पर जो चीज़ आपके अधिकार में है, आप उसी की तो बात करेंगे। आप अपने पड़ोसी के घर के लिए तो नहीं कह सकते कि हम ये किसी को नहीं देंगे। तो झांसी ही वो कह सकती थी, पर उनके चरित्र को बहुत बुरी तरीके से अंग्रेजी, जब तक सावरकर ने 1911 में अपनी पहली पुस्तक नहीं लिखी, तब तक झांसी की रानी के चरित्र को हम भारतीय भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए थे। तो सेम बिरसा मुंडा के साथ हुआ। अब ये दुष्प्रचार अभियान चलाया गया कि बिरसा मुंडा पूरे जनजातीय समाज पर मुंडा आधिपत्य स्थापित करना चाहता है, वो अपने आप को मुंडा राजा घोषित करना चाहता है, इसलिए वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध है। जबकि जैसे कि मैंने अभी बोला कि मुंडा जो समाज, एक कबीला था, एक जनजाति थी मुंडा, लेकिन बिरसा मुंडा के अनुयायी पूर्व की सभी जनजातियों से आते थे। सरना जनजाति, खैरिया, ओरांव, बहुत सारी ऐसी जनजातियाँ थी। तो अंग्रेज़ों की चाल क्या थी इसमें? एक तो बिरसा मुंडा के चरित्र को बेलिटिल करना, उनके चरित्र को छोटा करके स्वार्थी दिखाना, और दूसरी उससे भी जो घातक चाल थी वो थी क्योंकि दलितों के ये जो आदिवासी समाज था उसके बीच में धर्म परिवर्तन को रोक रहे थे बिरसा मुंडा, उसमें उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। तो अब उनको किस तरीके से टारगेट किया जाए? तो उन्होंने पहला तो बिरसा मुंडा के चरित्र का हनन किया, और दूसरी चाल उनकी ये थी कि आदिवासी समाज में विभाजन किया जाए। यदि ये प्रचार किया गया कि पूरे आदिवासी समाज पर बिरसा मुंडा आधिपत्य करना चाहता है, मुंडा कबीले का आधिपत्य हो जाएगा, तो बाकी लोग अलग हो जाएंगे उससे। और ये उन्होंने हिंदू मुस्लिम्स के साथ भी किया, और ये छोटे स्तर पर वो दलित समाज को भी खंडित करना, आदिवासी समाज को भी खंडित करना चाहते थे। लेकिन आदिवासी समाज कम पढ़ा लिखा होना शायद उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थे। उनके लिए अंधभक्ति थी उनके भीतर बिरसा मुंडा के लिए, और उनकी ये चाल अंग्रेज़ों की बिल्कुल नहीं चली।
1894 ये भ्रांतियाँ थी जिनके द्वारा कि उन्होंने बिरसा मुंडा के चरित्र को एक बहुत छोटा करके स्वार्थी व्यक्ति के रूप में दिखाया। नतीजा ये हुआ कि आज भी आप पाठ्य पुस्तकें उठा करके देख लीजिए, इवन हमारे इतिहास की पुस्तकों में एक अध्याय भी बिरसा मुंडा के विषय में नहीं है। जनजातीय आंदोलन, अभी कुछ वर्षों पूर्व जनजातीय आंदोलन शामिल हुआ है और ये तो आपने देखा है कि 2021 में जाकर के ये पारित हुआ कि हम जनजाति गौरव दिवस मनाएंगे। ये सारी भ्रांतियाँ फैला करके फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिली, क्योंकि बिरसा मुंडा ने 1894 में जब सरकार ने फॉरेस्ट कानून पारित किए, जिसके द्वारा कि वो जनजातीय क्षेत्रों के वनों पर का अधिग्रहण कर रहे थे, जनजातियों द्वारा वनों के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया और जनजातीय नागरिकों के साथ सबसे बड़ी बात ये थी कि वो हर वक्त सशस्त्र होते हैं, अस्त्र शस्त्र उनके, क्योंकि वो जंगलों में जाते हैं, उनका जीवन बहुत कठिन होता है। तो ऐसे में तीर कमान के साथ उन्होंने जिस कदर छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेज़ों को परेशान किया, अंग्रेज़ों के बीच में एक बौखलाहट सी आ गई, क्योंकि बिरसा को पकड़ने के लिए जो सेना भेजी गई थी वो जंगलों में छिप गई। वो उनके पास पिस्टल्स थी, राइफल्स थी, लेकिन वो जनजातियों के तीरों से बहुत डर रहे थे और बाद में उन ऑफिसर्स को सस्पेंड करना पड़ा और दूसरी सेना भेजनी पड़ी। तो 1894 का आंदोलन बहुत सफल रहा। उसके बाद 1-2 वर्षों तक उन्हें गिरफ्तार किया गया। 95 में 3 साल की उनको सज़ा थी, लेकिन महारानी विक्टोरिया के कोरोनेशन के समय बंदियों को आज़ाद किया गया, तो 6 महीने पहले उनको छोड़ दिया गया था। अंग्रेज़ों को लगा था कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट के बाद, इतने कठोर कारावास के बाद शायद वो सुधर करके बाहर निकलेंगे, लेकिन उनका जोश दोगुना हो गया था और 2 साल तक वो अंडरग्राउंड रहे। उस बीच में उन्होंने फिर से पूरे जनजातीय समाज को एकजुट किया और सबसे बड़ा जनजातीय आंदोलन जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया वो था उलगुलान, जो कि 1899 में किया गया। ये उलगुलान का अर्थ ही होता है मुंडा भाषा में सशस्त्र क्रांति, सशक्त विद्रोह। और बिरसा मुंडा के आंदोलन की एक विशेष बात ये भी थी कि महिलाओं की बराबर की भागीदारी होती थी। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक बिरसा थे, बिरसा नेता थे जिनको पकड़ने के लिए अंग्रेज ऑफिसर्स गए, तो 6 महिलाएं उनके परिवार की, जिसमें से 2 महिलाएं अपने बाएं हाथ में बच्चों को संभाले थी और दाएं हाथ से वो तलवार और तीर चला रही थी और अंतिम दम तक लड़ करके उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को भगा दिया था। तो पूरी भागीदारी महिलाओं की उन्होंने की। जिस समय 1899 के आंदोलन के समय अंग्रेज़ों ने अगेन उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की, कम से कम 500 बिरसा जो अनुयायी थे वो गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन बिरसा मुंडा बहुत यंग थे, वहाँ से बच करके निकल गए। अंग्रेज़ बहुत दम लगा रहे थे उनको पकड़ने के लिए, लेकिन सफल नहीं हो रहे थे। अंतिम समय में जब उनको पकड़ा गया 1900 फरवरी 1900 में, तब भी उनकी रक्षा 2 महिलाएं कर रही थी। एक का नाम था सली और दूसरी का नाम था चंपी। सली और चंपी उनके साथ थी, उन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल में डाला गया और बिरसा मुंडा का पूरा जीवन और अंत में उनका अंत भी बहुत दुखद भी था, बहुत रहस्यों से घिरा हुआ भी है, क्योंकि जो मुख्य वो टारगेट किस वजह से थे, ईसाई धर्म के प्रचार को रोकने के कारण। तो ये माना जाता है कि जब उन्हें जेल में रखा गया तो 6 महीने बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। एक आदिवासी युवक जो कि बहुत कठोर जीवन का आदी है, 25 साल की सिर्फ उम्र है, जिसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, वो अचानक 6 महीने के भीतर इतना बीमार होकर उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। तो ये माना जाता है कि उनको जेल में रहते हुए स्लो पॉइजन दिया गया था और स्लो पॉइजन की वजह से उनकी डेथ हुई। ये इसलिए भी विश्वास करने योग्य है क्योंकि जब उनकी मृत्यु हुई तो वो कोई अपराधी नहीं थे और कोई अंग्रेज़ों की नज़र में कोई बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के कोई राजनीतिक संगठन का संरक्षण उनको प्राप्त नहीं था। तो ऐसे में कोई आवश्यकता नहीं थी कि गुप्त तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया जाए। वो उनके शव को, उनके परिवार को, उनके समाज को सुपुर्द कर सकते थे यदि उनकी प्राकृतिक मृत्यु हुई होती, लेकिन बिना किसी सूचना के गुप्त तरीके से उनके शव को दफन कर दिया गया
और दफन शव के चारों तरफ भी पुलिस का पहरा एक लंबे समय तक चलता रहा। तो इससे माना जा सकता है कि उनकी बंदी जीवन के दौरान जेल में रहते हुए पॉइजन देकर के इनकी हत्या की गई थी। बिरसा मुंडा के जीवन से यही संदेश हमारी युवा पीढ़ी को और इवन हम हर भारतीय नागरिक को ये समझना है कि ये वो लोग थे जिन्होंने निस्वार्थ रूप से अपने अपने तरीके से अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार भारत में अंग्रेजी शासन का विरोध किया। क्योंकि जब हम 20वीं शताब्दी के आने के पहले जब हम बात करते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उसको लेकर के बहुत सारी आपत्तियां होती हैं। पहली आपत्ति यही होती है कि भारत में एकजुटता नहीं थी, राष्ट्रवाद के तत्व नहीं थे। तो हम वो जिद छोड़ दें, हम राष्ट्रीय आंदोलन ना कहें, लेकिन हम एंटी ब्रिटिश तो कह सकते हैं। अंग्रेज़ों के विरुद्ध विदेशी शासन को भारत से समाप्त करने के लिए इन सभी ने संघर्ष किया। ऐसे जननायकों को पुनर्भारतीय विचारधारा में, भारतीय समाज में पुनर्स्थापित करना हम सबका कर्तव्य बनता है, और ऐसे लोग ही हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक आदर्श और प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं। धन्यवाद।